नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 22 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज की डेट देखिए कितनी ज़्यादा यूनिक है। आप इसे राइट टू लेफ्ट स्टडी कीजिए या फिर लेफ्ट टू राइट, सेम डेट आपको मिलेगी 22/02/2022 और यहाँ से देखोगे तो भी 22/02/2022। तो ये हुआ पैलिंड्रोम। तो ये आज की डेट ना सिर्फ पैलिंड्रोम है बल्कि इसको उल्टा करोगे तो भी आपको सेम नंबर्स मिलेंगे। ये एम्बीग्राम भी है। खैर, आज हिंदू में तो देखो एक ही आर्टिकल है डिस्कस करने लायक, किस प्रकार से चाइना के जो एक्शंस हैं एलएसी पर, वो ना सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच बायलैटरल ट्रीटीज को वायलेट करते हैं बल्कि इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन करते हैं। बट इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल हर ट्यूसडे को आता है सी राजा मोहन का आईआर से संबंधित, वो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। उसमें यूक्रेन इशू से संबंधित नए पॉइंट्स हैं। तो मतलब आज दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो आईआर से रिलेटेड हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, चाइनीज एक्शंस एट द एलएसी इज नॉट मियर डिसरिगार्ड ऑफ बायलैटरल ट्रीटीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना बट ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज आल्सो। चाइना के एलएसी पर जो एक्शंस हैं वो सिर्फ देखो इंडिया और चाइना के बीच बायलैटरल ट्रीटीज का डिसरिगार्ड नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लॉज का भी ब्लेटेंट वायलेशन है। इस पर आपको कॉमेंट करना है 250 वर्ड्स में। ये कुछ अच्छी लाइंस हैं जो आप ऐसे या फिर आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। चूंकि देखो इंडिया वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है तो इंडिया से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। वेदास में जो वैल्यूज सम्माहित है ना, इंडिया उनका टॉर्च बीरर है। वैल्यूज जैसे कि टॉलरेंस, ब्रदरहुड, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, इन सब वैल्यूज को इंडिया को लेकर जाना है दूसरे देशों तक। पूरे वर्ल्ड में इंडिया को ये वैल्यू स्प्रेड करनी है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लॉफेयर से संबंधित है। लॉफेयर का मतलब देखो ये है लॉ को वार के वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो अभी क्वेड के फॉरेन मिनिस्टर्स की जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई तो उस समय हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान दिया कि एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के जो एक्शंस हैं वो चाइना और इंडिया के बीच पास्ट में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ना उनको डिसरिगार्ड करते हैं। जबकि आज के इस आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं चाइना के एलएसी पर जो एक्शंस है ना वो सिर्फ पास्ट में हुए एग्रीमेंट्स को डिसरिगार्ड नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना के एक्शंस उन एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट ना कर रहे हों, बल्कि चाइना के जो एक्शंस है ना वो इंटरनेशनल लॉज को भी बुरी तरह से वायलेट कर रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखो 15 जून 2020 को आपको पता है इंडियन सोल्जर्स के बीच और चाइनीज ट्रूप्स के बीच गलवान वैली में वायलेंस हुआ। हमारे 20 जवान इस घटना में शहीद हो गए। ये एक एग्जाम्पल है किस प्रकार से चाइना ने मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया इंडिया के अगेंस्ट। चाइना की जो ये एग्रेशन है ना सिर्फ बायलैटरल ट्रीटीज को वायलेट करती है बल्कि यूएन चार्टर को भी वायलेट करती है। और देखो हम जानेंगे आने वाले आर्टिकल में कैसे ये बायलैटरल ट्रीटीज को वायलेट करती है और कैसे यूएन चार्टर को वायलेट करती है। लेकिन पहले आप पूरी पिक्चर समझ लीजिए। देखो चाइना ने गलवान वैली में जो किया ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। काफी समय से चाइना जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, ना सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट बल्कि काफी सारे देशों के अगेंस्ट, जैसे फिलीपींस, मतलब जिनके साथ चाइना का काफी सारे आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, इवन ताइवान के अगेंस्ट। हाल ही में चाइना ने एक नया बॉर्डर लॉ भी बनाया और अरुणाचल प्रदेश में काफी सारी सिटीज का नाम भी बदल दिया। आइए अब जानते हैं स्पेसिफिकली इंडिया के संदर्भ में हम बात करें तो कैसे पास्ट में जो एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं ना इंडिया और चाइना के बीच, उनका उल्लंघन करते हैं, उनका वायलेशन करते हैं चाइना के ये सारे एक्शंस। जैसे देखो 1993 का एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के बीच। एग्रीमेंट ये कहता है कोई भी देश दूसरे देश के अगेंस्ट ना तो फोर्स इस्तेमाल करेगा और ना ही फोर्स यूज करने की धमकी देगा। लेकिन चाइना के एक्शंस, गलवान वैली में चाइना ने मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए ये 1993 के एग्रीमेंट का वायलेशन है। आप 1996 के एग्रीमेंट का आर्टिकल 1 उठा के देखिए। इसमें यह बोला गया है दोनों में से कोई भी देश अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करेगा दूसरे देश के अगेंस्ट। लेकिन चाइना के अगेंस्ट चाइना के जो एक्शंस हैं वो इस एग्रीमेंट का भी वायलेशन है। इवन 2005 और 2013 के जो एग्रीमेंट्स है ना, 2005 का एग्रीमेंट का आर्टिकल 1 और 2013 का एग्रीमेंट का आर्टिकल 8वां, दोनों आर्टिकल्स फोर्स के यूज को मना करते हैं। बावजूद इसके चाइना ने फोर्स का इस्तेमाल किया।
इवन देखो 2005 का जो एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के बीच में, इस एग्रीमेंट के आर्टिकल नंबर 9 में साफ तौर पर बोला गया है जब तक कि बाउंड्री क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व नहीं हो जाता, दोनों देश एलएसी को स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब जो जैसी सिचुएशन है वैसी रहेगी। लेकिन चाइना ने आपको पता है अपनी ट्रूप्स आगे भेज दी इंडिया की साइड, मतलब इस एग्रीमेंट का भी चाइना ने वायलेशन किया। अब तो देखो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में चाइना ने बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप तैयार कर लिया है, मतलब हैवी वेपन्स इंक्लूडिंग मिसाइल्स वो भी चाइना ने तैनात कर दी हैं ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में। जबकि देखो 1993 और 1996 के एग्रीमेंट्स के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में आर्म्ड फोर्सेस और जो हथियार हैं वो जमा नहीं किए जा सकते। चाइना ने ऐसा किया, तब उसके जवाब में इंडिया को भी उतनी ही संख्या में अपने जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय करने पड़े। नेक्स्ट 1996 के एग्रीमेंट का आर्टिकल 3 ये कहता है दोनों देश बॉर्डर पर कॉम्बैट टैंक्स, व्हीकल्स, मिसाइल, मोटार्स, बिग मोटर गन्स ये सब जो हैं वो रिड्यूस करेंगे, ये सब चीज़ें ज़्यादा तैनात नहीं करेंगे। लेकिन चाइना ने इन सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स को नहीं माना है और जैसा मैंने आपको बताया बदले में इंडिया ने भी वैसा ही बिल्डअप तैयार कर लिया है चाइना का जवाब देने के लिए। आपके मन में आया होगा क्या अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि चाइना ने दोनों देशों के बीच जो एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं उनका वायलेशन किया, तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। देखो सारी तो याद भी नहीं रहेंगी और ये आर्टिकल वगैरह है ये भी याद नहीं रहेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको 2-3 एग्जाम्पल तो जरूर याद करने होंगे ताकि एग्जाम्पल दिए जा सकें। तो इस प्रकार से ये तो हमने बात की दोनों देशों के बीच में ट्रीटी साइन हुई हैं उनका कैसे वायलेशन हुआ है। अब बात करते हैं चाइना के जो एक्शंस हैं वो यूएन चार्टर को कैसे वायलेट करते हैं। देखो यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 2 क्लास 4 साफ तौर पर मना करता है कोई देश दूसरे देश के अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन चाइना ने फोर्स का इस्तेमाल किया गलवान वैली में। लेकिन देखो यूएन का चार्टर जो है वो इस आर्टिकल में कुछ एक्सेप्शंस भी देता है कब एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये है सेल्फ डिफेंस में, या तो मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर दे तो फिर इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस में फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज कर दे तब भी एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फोर्स का इस्तेमाल करने की ऑथराइजेशन दे सकती है चार्टर के चैप्टर 7 के अंतर्गत। इसके बाद आर्टिकल में बताया जाता है कैसे चाइना जो है वो इंटरनेशनल लॉ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। देखो चाइना में लॉ को कैसे लिया जाता है आप एक बार वो समझने की कोशिश कीजिए। चाइना की नीति है सोशलिस्ट रूल ऑफ लॉ विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स की। इस नीति के अनुसार चाइना को लगता है जो कानून है वो तो सिर्फ एक टूल है, वो हथियार है स्टेट की सर्विस के लिए। कानून की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कानून की सहायता से हम चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जैसी जो लिबरल डेमोक्रेसीज है ना, वहां पर कानून का फंक्शन ये होता है स्टेट की अनलिमिटेड पावर को रोकना। अब जैसे देखो हमारे देश में हर एक चीज के लिए कानून बने हुए हैं, तो उन कानून के ऊपर तो सरकार नहीं जा सकती ना, सरकार को भी कानून के हिसाब से ही चलना होता है। तभी तो हम बात कर रहे हैं प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार कानून बना दे ताकि सरकार भी प्राइवेसी को हार्म ना पहुंचा सके, समझ रहे हो। लेकिन चाइना लॉ को अलग नजरों से देखता है, इंडिया जैसी लिबरल डेमोक्रेसीज लॉ को अलग नजरों से देखते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए 2016 में ना यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का फैसला चाइना के अगेंस्ट आया था, फिलीपींस के पक्ष में आया था। चाइना ने क्या बोला, हम नहीं मानते इस ट्रिब्यूनल के फैसले को, साफ तौर पर चाइना ने मना कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल ट्रेड लॉ रेजीम को प्रोटेक्ट करने की बात चाइना बोलता है, लेकिन चाइना की जो पॉलिसी है ना वो है मर्केंटलिज्म की। इस पॉलिसी में क्या होता है, ये एक इस प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें कोई देश अपने एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करता है और इंपोर्ट को कम से कम करता है। इसे अचीव करने के लिए वो देश इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म, टैरिफ, सब्सिडीज ऑन ट्रेडेड गुड्स इन सब का सहारा लेता है। चाइना भी वही कर रहा है। चाइना इलीगल सब्सिडीज प्रोवाइड करता है ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके, करेंसी को मैनिपुलेट करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है चुरा लेता है एमएनसीज की और फोर्स करता है एमएनसीज को कि आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कीजिए
तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट हैं। आप और एग्जांपल देखिए। वैसे चाइना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस की बात करता है, लेकिन चाइना ने काफी सारे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इस प्रकार से अभी तक के आर्टिकल में हमने देखा कि इस प्रकार से चाइना ना सिर्फ बायलैटरल ट्रीटीज को वायलेट करता है, बल्कि इंटरनेशनल लॉज को भी वायलेट करता है, अपने फायदे में इस्तेमाल करता है। तो अब लास्ट में बात आती है इंडिया के लिए क्या सजेशंस हैं। देखो, इंडिया को भी अपनी स्ट्रेटेजी ऑफ एथिकल लॉफेयर डेवलप करनी चाहिए। इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जो भी स्टेटमेंट देते हैं ना, उन स्टेटमेंट्स में इंटरनेशनल लॉज की बात इंडिया को जरूर करनी चाहिए चाइना के चैलेंज का सामना करने के लिए। मतलब कि इंडिया बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर चाइना के द्वारा जो किया जा रहा है ना, उसका जवाब दे इंटरनेशनल लॉज के टर्म्स में कि किस प्रकार से चाइना ने यूएन चार्टर को वायलेट किया है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया है। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज का इंडिया इस्तेमाल कर सकता है, हमारे डिप्लोमेट्स उन इंटरनेशनल ट्रीटीज, उन इंटरनेशनल लॉज का इस्तेमाल करे अपनी लैंग्वेज में, चाइना को जवाब देने के लिए, चाइना को क्रिटिसाइज करने के लिए। और इंडियन डिप्लोमेट्स को राइट टू एक्ट इन सेल्फ डिफेंस, जो कि एक प्रोविजन है जिसके बारे में हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, जो यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। इस राइट का भी हवाला दे। अगर चाइना कोई मिस एडवेंचर करता है, फ्यूचर में कोई अटैक कर देता है, तो इंडिया के पास पूरा पूरा अधिकार है बदले में रिटालिएट करने का, यानी अपने आप को डिफेंड करने का। तो यह बात भी इंडियन डिप्लोमेट्स को बार बार बोलनी चाहिए। तो इंडिया की जो ये नीति होगी, इंडिया ये सारे काम करेगा, मतलब डिप्लोमेट्स अपनी लैंग्वेज में ये सारी चीजें जब इंक्लूड करेंगे, तो इसकी सहायता से देखो इंडिया वर्ल्ड को ये बता सकता है चाइना के जो एक्शंस हैं उनसे सिर्फ इंडिया को खतरा नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड को खतरा है। अब देखो, दो चीजें हैं। एक अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म क्या है? अमेरिकन जो एक्सेप्शनलिज्म की थ्योरी है वो ये कहती है अमेरिका जो है वो इनहेरेंटली अलग है बाकी देशों से, और अमेरिका को ऐसी डेस्टिनी मिली है कि अमेरिका वर्ल्ड स्टेज पर एक यूनिक भूमिका निभाएगा, बड़ी भूमिका निभाएगा। दूसरी तरफ चाइनीज एक्सेप्शनलिज्म है कि चाइना भी यूनिक है, चाइना वर्ल्ड स्टेज पर बड़ी भूमिका निभाएगा। इंडिया के हिसाब से देखो, जो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है ना, वो कम बुरा है एज कंपैरिजन टू चाइनीज एक्सेप्शनलिज्म। मतलब यूएसए अगर वर्ल्ड स्टेज पर ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है तो ये इंडिया के लिए है तो दोनों ही कम फायदेमंद, लेकिन ये जो है चाइनीज एक्सेप्शनलिज्म, ये इंडिया के लिए ज्यादा बुरा है क्योंकि ये हमारा नेबरिंग कंट्री है। लेकिन अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, अमेरिका अपनी मनमानी करता है तो ये इंडिया के लिए थोड़ा कम बुरा है। दोनों बुरे हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस और लॉफेयर से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो, यूक्रेन डायलेमा से संबंधित है। इंडिया का यूक्रेन डायलेमा, आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सी राजा मोहन के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखो, ये जो आर्टिकल लिखा गया था ना, सी राजा मोहन के द्वारा थोड़ा पहले लिखा गया था, जिसमें सी राजा मोहन बार बार एक बात बोलते हैं कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, बट अभी जब ये आर्टिकल आप सुन रहे होंगे ना, कल रात को रशिया ऑलरेडी अटैक कर चुका है यूक्रेन के ऊपर। ये जो दो यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन्स है ना, लुहांस्क और डोनेस्क, दोनों सेपरेटिस्ट हेल्ड रीजन्स हैं। तो यहां पर अब रशिया अपनी फोर्स भेजेगा। बहाना यह बना रहा है रशिया कि हम पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं। रशिया ने इन दोनों प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट एक्नोलेज कर लिया है। तो जब रशिया अपनी फोर्स यहां पर भेज रहा है तो यूएसए ने रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आधा जो आर्टिकल है सी राजा मोहन का, वो थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी संभावना है, तो वो सारी लाइंस जो हैं वो इररिलेवेंट हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर चुका है। लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं ना, इस आर्टिकल के काफी ज्यादा रेलेवेंट हैं। आर्टिकल में देखो, दो मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला पॉइंट, रशिया जो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया है ना, और पहले रशिया ने डिमांड्स रखी थी यूएसए और यूएसए के अलायंस के सामने कि आप नाटो का एक्सपेंशन मत कीजिए। तो देखो, ये एक प्रकार से ना कंपटीशन है सेंट्रल यूरोप में यूएसए और रशिया के बीच अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर बरकरार रखने के लिए। लेकिन राइटर के अनुसार, यानी सी राजा मोहन के अनुसार, सेंट्रल यूरोप की अपनी अलग से एक आइडेंटिटी है। अब इसी चीज को वो काफी ढंग से बोलते हैं, काफी आर्ग्यूमेंट्स के साथ बोलते हैं।
दूसरा पॉइंट, यूक्रेन के इशू पर इंडिया ना काफी टाइट पोजीशन में है। टाइट पोजीशन में इसलिए कि क्या स्टैंड ले। रशिया ने जो अटैक किया है इसके खिलाफ बोले तो रशिया को अच्छा नहीं लगेगा, अगर नहीं बोले तो यूएस को लगेगा अरे इंडिया तो कुछ बोलता ही नहीं, रशिया ने इतना गलत काम कर दिया, सोवरेनिटी हर्ट कर दी यूक्रेन के अंदर अपनी फोर्सेस भेज दी, फिर भी इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है। दोनों साइड इंडिया की हार है। तो कैसे इंडिया इस सिचुएशन को संभालेगा? राइटर पहले का एग्जांपल देते हैं। 1956 में ना, जब उस समय आपको याद होगा स्वेज कैनल क्राइसिस चल रहे थे, यूके और इजराइल की फोर्सेस ने अटैक कर दिया था स्वेज कैनल के ऊपर, उसको इजिप्ट यानी मिस्र के कब्जे से छुड़वाने के लिए। कब्जा नहीं बोलेंगे, काइंड ऑफ उनकी ही थी वो, मतलब उनकी टेरिटरी के अंदर आती थी। लेकिन उस समय ना नेहरू ने इस मुद्दे पर तो जोर शोर से बोला कि यूके और इजराइल जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, स्वेज कैनल के ऊपर जो हक है वो इजिप्ट का है। बट सोवियत ने इन्वेजन किया था 1956 में हंगरी के ऊपर, इस मुद्दे पर इंडिया ने ज्यादा नहीं बोला था उस समय। तो बहुत सारे देशों ने कहा कि ये तो देखो इंडिया का दोगलापन है, इंडिया स्वेज कैनल पे ऊपर बोलता है लेकिन सोवियत यूनियन ने जो अटैक किया है हंगरी के ऊपर इसके ऊपर नहीं बोल रहा है। उसी प्रकार से चिकोस्लोवाकिया, जो कि देखो एक देश हुआ करता था जो दो टुकड़ों में बट गया बाद में, एक चेक रिपब्लिक और दूसरा स्लोवाकिया। चिकोस्लोवाकिया में प्रोटेस्ट हुए थे 1968 में, उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया गया, तब भी इंडिया ने कुछ खास नहीं बोला इस इशू पर। ऐसा क्यों? इंडिया ने देखो उस समय चिकोस्लोवाकिया के खिलाफ इसलिए नहीं बोला क्योंकि चिकोस्लोवाकिया ना सोवियत यूनियन का यानी यूएसएसआर का सैटेलाइट स्टेट था। सैटेलाइट स्टेट मतलब वार्सा पैक्ट के अंदर आता था, जैसे नाटो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए और यूएसए के अलाई कंट्रीज इसमें शामिल है। उसी प्रकार से वार्सा पैक्ट में यूएसएसआर और यूएसएसआर के अलाई कंट्रीज शामिल थे। तो चिकोस्लोवाकिया ना वार्सा पैक्ट के अंतर्गत आता था, साथी था यूएसएसआर का। इसलिए इंडिया ने जहां चिकोस्लोवाकिया के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन उसी समय चूंकि यूएसए ने इंटरवेंशन किया हुआ था ताइवान याद आ रहा है, वियतनाम के अंदर जब यूएसए ने इंटरवेंशन किया था ना, इसके खिलाफ इंडिया ने काफी बोला। तब भी इंडिया को बोला गया कि भैया आपका तो दोगलापन है, आप तो यूएसएसआर के खिलाफ तो आप बोलते नहीं हो, यूएसए के खिलाफ आप बढ़ चढ़ के बोल रहे हो। देखो वो बात अलग है, इंडिया को अभी अपने नेशनल इंटरेस्ट सर्व करने थे क्योंकि कश्मीर इशू पर यूएसएसआर हमेशा हमारा साथ देता था। और 1968 में अगर हम यूएसएसआर के खिलाफ बोल देते तो आप बताइए 1971 में कोई फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती कोई, जिसने बड़ा रोल प्ले किया बांग्लादेश वार में। तो बात यह है, वही सिचुएशन अब इंडिया फिर से फेस कर रहा है, जहां एक तरफ इंडिया चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म वाली पॉलिसी है ना, उसके अगेंस्ट तो जोर शोर से आवाज उठा रहा है कि चाइना देखो कि किस प्रकार से अपनी जो ट्रूप्स है वो आगे भेज रही है। लेकिन रशिया ने भी तो अपनी अब फोर्सेस आगे भेजी है ना यूक्रेन में, ये यूक्रेन की सोवरेनिटी का साफ तौर पे वायलेशन है। तो यूक्रेन के खिलाफ अगर इंडिया नहीं बोलता है तो ये चीज फिर इंडिया के अगेंस्ट जाती है। तो अब चूंकि देखो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, तो नए सिरे से अब इंडिया को इस इशू पर अपना स्टैंड तैयार करना होगा। और जब इंडिया स्टैंड तैयार करे ना, 5 पॉइंट्स का इंडिया ध्यान रखे। सबसे पहली चीज, रशिया को अभी भी यह लगता है कि जो ये सेंट्रल यूरोप है ना, वो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहां पर हमारा दबदबा होना चाहिए। यह रशिया को लगता है, ये पूरा है सेंट्रल यूरोप, यहां पे हमारा दबदबा होना चाहिए, ऐसा रशिया को लगता है। लेकिन राइटर कहते हैं भैया ऐसा है नहीं, समय बदल चुका है। वो देश जो पहले वार्सा पैक्ट में थे, जैसे पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया, ये देश भी अब रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को नहीं मानते। इवन वो देश जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। देखो मैं आपको डिफरेंस बता दूं, कहीं आपको यूं लगे यूएसएसआर में कुछ देश थे और वार्सा पैक्ट में यूएसएसआर तो था ही, प्लस में यूएसएसआर के अलावा ये सारे देश थे, अल्बानिया, बुल्गारिया, चिकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और सोवियत यूनियन, ये सारे देश थे वार्सा पैक्ट में। तो ये देश अब रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को नहीं मानते। ये बोलते हैं कि भैया टाइम चेंज हो चुका है, अब काहे का आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, पास्ट में जो था वो था। दूसरी चीज, सेंट्रल यूरोप में देखो रशिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ये बात सच है। मतलब आपके बॉर्डर कंट्री में कोई आपका दुश्मन देश अगर लेटेस्ट वेपन्स डिप्लॉय करेगा तो आपको खतरा है। चाइना ने अगर नेपाल में अपने वारशिप्स डिप्लॉय कर दिए तो जाहिर तौर पर इंडिया को खतरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रशिया ये कहना स्टार्ट कर दे तो ये तो सेंट्रल यूरोप के देश हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। आप दूसरे देशों की विल के बिना, उनकी मर्जी के बिना
उनसे नहीं मनवा सकते अपनी डिमांड्स। पहले अगर यूएसएसआर का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हुआ करता था ना, तो उसकी मेमोरीज सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज को आज भी हैं। इसलिए सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज आज के समय में वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखते हैं अपनी सोवरेनिटी गारंटी के लिए रशिया से। समझ गए? मतलब उनका झुकाव जो है वो वेस्ट की तरफ ज्यादा है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज का, ना कि रशिया की तरफ। नेक्स्ट देखो, यूरोप में ना कुछ देश जैसे फ्रांस जो है, फ्रांस एक लॉजिक प्रपोज करता है। अभी आपको पता है यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए ना यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है, खास करके नाटो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। यूरोप की अलग से अपनी कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। तो फ्रांस का एक विजन है कि यूरोप जो है ना वो अब यूएसए के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से अलग हो जाए, यूरोप अपनी अलग से आइडेंटिटी बनाए, अपनी फोर्स भी बनाए। लेकिन सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज इस चीज को नहीं मानते। उनको लगता है कि यूएसए जो है वो ज्यादा रिलायबल है एज कंपेरिजन टू यूरोपियन कंट्रीज। यहां पर देखो, उनको लगता है दे बेट दैट नाटो लेड बाय यूएसए इज बेटर ऑप्शन देन यूरोप। एक और चीज, वैसे देखो रशिया और जर्मनी की भी ठीक ठाक बनती है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि आने वाले दिनों में, मतलब ऐसा नहीं कि होने वाला है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, कुछ एक्सपर्ट्स रेज करते हैं रशिया जर्मनी जो अलायंस है या फिर दोनों देशों के बीच और बेहतर ढंग से जो सामंजस्य है वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यह भी पसंद नहीं किया जाता सेंट्रल यूरोप के देशों के द्वारा। नेक्स्ट, जो सेंट्रल यूरोप के देश है ना वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते यूएसए या फिर यूरोपियन यूनियन अपनी वैल्यूज को इंपोज करे हमारी ट्रेडिशनल कल्चर्स के ऊपर। पांचवा पॉइंट, जो सेंट्रल यूरोप के देश है ना वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी जो लोकल आइडेंटिटी है उसे इनहेंस करना चाहते हैं लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन से इस्टेब्लिश करके। जैसे वाइसग्रेड 4 एक ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, जिसमें पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया ये देश हैं। 3 Cs इनिशिएटिव, इसमें 12 देश हैं। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन बना के लोकल लेवल पे अपनी जो आइडेंटिटी है उसे बचा कर रखना चाहते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स इंडिया जरूर ध्यान में रखे बदलते हालातों में, जब यूक्रेन इशू पर इंडिया अपना नया स्टैंड डेवलप करना चाहता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 2 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।